नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसएससी फेज 8 का जो एग्जाम हुआ था 3 दिन 6, 9 और 10 नवंबर को। तो ये एग्जाम टोटल 9 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो इन सभी 9 शिफ्ट में पूछे गए 185 जीके के सवाल है एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट फैक्ट सहित कवर होने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एसएससी के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला वीडियो। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले कंटिन्यू करने वाले हैं 6 नवंबर के प्रथम पारी के क्वेश्चन के साथ। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी कैंडिडेट एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो स्पेशल इंग्लिश का मॉक टेस्ट रखा गया है, जो कि अनअकैडमी ऐप पर आप एनरोल कर सकते हो। तो ये टेस्ट होने वाला है प्रत्येक गुरुवार को। तो 13 नवंबर को आज टेस्ट है, उसके बाद 14 नवंबर को इस टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। फिर 20 नवंबर, 26 नवंबर और सभी टेस्ट का एनालिसिस भी अवेलेबल होगा अनअकैडमी ऐप पर रानी सिंह मैम के द्वारा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के सवाल पूछे गए हैं। तो इस प्रकार टोटल 185 क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल बनते हैं वो भी आप कवर हो जाएंगे। एक बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद पीडीएफ फाइल भी कवर करेंगे, तो वो सभी सवाल आप कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला सवाल देखिए, खोला चिल्ली के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो खोला चिल्ली के लिए गोवा राज्य को हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट वन यहाँ पर मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, तो ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड दिए गए हैं मार्च 2020 में। उसमें कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो रिलायंस फाउंडेशन को दिया गया है कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मार्च 2020 में दिए गए टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड के तहत। नेक्स्ट देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 की बात करूं तो 19 के अनुसार सबसे जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो गाजियाबाद, जो कि यूपी की सिटी है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी है वो है सताना, मध्य प्रदेश। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 की बात हो रही है। मैं ग्लोबली बात करूं तो इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली एयर पोल्यूशन में वो है 5वीं आउट ऑफ 98 कंट्री में से 2019 के आंकड़ों के अनुसार। और इस रैंकिंग में 2019 में बांग्लादेश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में पहले स्थान पर है। इंडिया की रैंक है 5वीं। नेक्स्ट देखिए, संजय बारू के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो संजय बारू की एक बुक्स थी जो कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। ये संजय बारू के द्वारा लिखित पुस्तक जो कि पब्लिश हुई थी 2014 में। सवाल देखिए, भारत की आज़ादी 1947 के वक्त यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के वक्त, उस समय थे क्लेमेंट एटली, थे यूके के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वन देखिए, जंगल बुक्स मोंगली की कहानियां, जहाँ पर मोंगली एक कैरेक्टर था, जंगल बुक्स है। तो ये किस उद्यान से प्रेरित है? तो ये पेंच नेशनल पार्क उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से ये प्रेरित है। जंगल बुक्स की कहानियां हैं और ये कहानियों का जो संग्रह है, लेखक कौन है? लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, जंगल बुक्स के ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग। अगला सवाल देखिए, वर्तमान केरल में किस पार्टी की सरकार है? तो वो है सीपीआई मार्क्सिस्ट की है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और केरल के जो चीफ मिनिस्टर है वो पिनाराई विजयन है वर्तमान में। कृष्ण देवराय किस वंश के शासक थे? तो कृष्ण देवराय की बात करूं तो ये तुल्लु राजवंश के शासक थे, जो कि विजयनगर के शासक थे। और इनका जो शासनकाल रहा है वो 1509 से लेकर 1529 तक रहा है। मैं बात करूं यहाँ पर विजयनगर की, तो विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। तो हरिहर और बुक्का राय प्रथम है, ये किस वंश के शासक थे? ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो संगम राजवंश के शासक थे हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम। और कृष्ण देव राय जो कि तुल्लु राजवंश के शासक थे, विजयनगर के शासक। अगला सवाल देखिए, मार्च 2019 तक भूमिगत जल निर्यात में भारत की रैंक कितनी है? जल को निर्यात करने के केस में इंडिया की रैंक है वो तीसरी है, लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सपोर्टर है। और जो जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार जो 2020 में 22 मार्च 2020 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था, उसकी थीम इंपोर्टेंट फैक्ट है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज है वो 2020 जो वाटर दिवस है, जल दिवस है, उसकी मुख्य थीम है। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है 2019 में ही ये दिया गया है। तो रवीश कुमार को दिया गया है 2019 में गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 22 सितंबर 2019 को बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में एनडीटीवी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
डायरेक्टर नहीं एडिटर है, तो इनको मिला है रवीश कुमार को प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, सुबिमल गोस्वामी जिनका हाल ही में अप्रैल 2020 को निधन हुआ, वो कब भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे? तो सुबिमल गोस्वामी की बात करूं तो ये थे 1960 के वक्त उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन नेशनल टीम को, जो फुटबॉल टीम है वो समर ओलंपिक में, तो 1960 के वक्त ये कप्तान थे। उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था 1962 एशियन गेम्स में, और ये मोहन बगान क्लब से जुड़े हुए, जो फुटबॉल का क्लब है मोहन बगान, उनसे। अगला सवाल देखिए, कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है, ये आपको पूछेंगे। तो कौन से है इंपॉर्टेंट मंदिर जहां से अक्सर सवाल आते हैं, वो तमिलनाडु में मीनाक्षी अमन टेम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में सवाल रिपीट होता है मीनाक्षी और बृहदीश्वर टेम्पल का। तो मीनाक्षी मदुरई में है तमिलनाडु में, और बृहदीश्वर मंदिर ये तंजावुर में है। फिर मैं बात करूँ रंगनाथ स्वामी की, ये श्रीरंगम में तमिलनाडु में। जम्बूकेश्वर मंदिर है, ये भी तमिलनाडु में है। कांची कैलाश अंतर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में है। और फिर कपालेश्वर टेम्पल है चेन्नई में, और मोनोलिथिक रॉक टेम्पल जो महाबलीपुरम है ये भी तमिलनाडु में है। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर वेलूर, ये सभी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात में है। तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर बेट में एक पुरातात्विक स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात स्टेट में पड़ता है। अगला सवाल देखिए, 15 अगस्त 1997 को गोल्डन जुबली और स्वर्ण उत्सव जो मनाया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 50 वर्ष बाद, आज़ादी के 1947 के बाद 50 वर्ष यानी 1997 को, 15 अगस्त 1997 को गोल्डन जुबली मनाया गया। उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय थे 10वें राष्ट्रपति भारत के थे कोचेरिल रामन नारायण। कौन थे? रामन नारायण थे भारत के 10वें राष्ट्रपति। तो ये KR नारायण जो कि 25 जुलाई 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे, और स्वर्ण उत्सव 1997 के बाद ये प्रेसिडेंट थे। अब देख लेते हैं 6 नवंबर के सेकेंड सेट में पूछे गए सवाल। पहला सवाल इसका, 2021 एशियन यूथ गेम्स जो नवंबर 2021 में कंडक्ट होने वाले हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे? तो 2021 में एशियन यूथ गेम्स होंगे सांताऊ चाइना में होंगे। कहाँ पर होंगे? चीन में आयोजित होने वाले हैं। और यहाँ पर ये तो हो गए एशियन यूथ गेम्स की। बात करूँ मैं 2021 साउथ एशियन गेम्स की, तो ये होंगे लाहौर पाकिस्तान में। तो साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में, एशियन यूथ गेम्स चाइना में होने वाले हैं। इससे पहले की मैं बात करूं साउथ एशियन गेम्स की, नेक्स्ट 2021 में पाकिस्तान में, 2019 में हुए हैं वो नेपाल में हुए हैं, काठमांडू पोखरा जनकपुर नेपाल में हुए हैं 2019 साउथ एशियन गेम्स। सभी फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स हुए हैं उसमें इंडिया की रैंक पहली रही है। टोटल यहाँ पर 173 गोल्ड, 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। तो ये साउथ एशियन हो गई। और फिर मैं एशियन गेम्स की बात करूं, केवल एशियन गेम्स की, तो 2022 में नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे जो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। इससे पहले 2018 में हुए थे जकार्ता पालमबांग इंडोनेशिया में। 2022 में होंगे एशियन गेम्स चाइना में। कहाँ पर होंगे? हांगझाऊ और शिजियांग चाइना में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी है तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, और ये कर्नाटक की सिटी है। हम्पी कौन से स्टेट में पड़ती है? कर्नाटक में। नदी की बात करें तुंगभद्रा नदी, और आपको हम्पी के जो रथ मिल जाएंगे वो 50 रुपए के नए वाला नोट है उस पर देखने को मिलते हैं, यानी उस पर चित्रित है। जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो जनवरी 2020 की बात हो रही है। तो कौन थे? अभी भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो JP नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा हैं। 20 जनवरी 2020 से अब तक कंटिन्यू है। इससे पहले 2014 से लेकर जनवरी 2020 तक थे अमित शाह। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल पुदुचेरी के हैं किरण बेदी। और पुदुचेरी के मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो V नारायण स्वामी। अगला सवाल, भारतीय थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो टोटल लैंड बॉर्डर है, थल सीमा है, उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर है थल सीमा की लंबाई, जो कि कुल 7 देशों से टच करती है थल सीमा। और टोटल समुद्री लंबाई बात करूं मैं तो भारत की टोटल समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर समुद्री, थल सीमा 15,200 किलोमीटर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पारित हुआ था, और लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त किया था। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये पारित कब हुआ था ये पूछ ले तो 1878
इंपॉर्टेंट है ये भी। इस अधिनियम को 14 मार्च 1878 को लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था, निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ये अधिनियम प्रेस की आज़ादी को सीमित कर रहा था। कौन सी राजस्थान की सीटें नहीं है, ऑप्शन इस टाइप से दिए गए थे, तो ये दोनों ही राजस्थान की सीटें, इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन थे करेक्ट। और लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां होता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब देखिए कोरम की बात करूं तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कोई भी आप कार्यकारिणी बैठक है, सभा है, संसद समिति है, उस बैठक के लिए न्यूनतम किसी भी काम करने के लिए वहां पर न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। और लोकसभा राज्यसभा में न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या है किसी सभा समिति के लिए वो 1/10 है। तो लोकसभा कोरम हो जाएगा, राज्यसभा कोरम सदस्यों की संख्या का टोटल जितने भी सदस्य उसका 10वां भाग ये कोरम। जैसे कि मैं अभी वर्तमान केस में लोकसभा की बात करूं तो यदि लोकसभा में कोई कार्य करना तो कम से कम 55, जो 550 का 10वां हो जाएगा, 55 सदस्य आपके वहां पर उपस्थित होने आवश्यक हैं। और ये शर्त है कोरम से संबंधित नियमों का उल्लेख है अनुच्छेद 100 भाग 3 के तहत वर्णित है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। प्रतिष्ठा किस शासकों की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठा की बात करूं तो ये सातवाहन राजवंश के शासकों की राजधानी, पैठान भी बोलते हैं इसे, या फिर प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा है सातवाहन राजवंश की शासकों की राजधानी है। और सातवाहन राजवंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, जिनके संस्थापक कौन है? सिमुक है सातवाहन वंश के संस्थापक। आरओ वाटर प्यूरिफायर में आर का क्या मतलब है? तो आरओ वाटर जो शोधन वाला प्यूरिफायर है, इसका आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आर हो जाएगा आपके रिवर्स। नेक्स्ट की बात करूं तो निम्न में से कौन भारतीय धावक है? तो भारतीय धावक स्प्रिंटर है वो दूती चंद है। किस राज्य से बिलोंग करती है? ओडिशा से। वह भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को टच करता है गुजरात राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, और समुद्री सीमा जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है समुद्री सीमा को, तो वो है 1600 किलोमीटर। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की हो जाएगी 1600 किलोमीटर। ये स्टेट की बात हो रही है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो यूटी में आपके अंडमान और निकोबार है, उसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है 1900 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रोडक्ट उत्पाद क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण में? तो उत्पाद की बात करूं तो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेंगे, फिर वो जो जल वाष्प है तो जल हो जाएगा आपकी जड़ों से CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपकी ग्लूकोज C6H12O6, उसके साथ में और कौन सी गैस मुक्त होती है? वो O2 हो जाएगी। ऑक्सीजन आपका करेक्ट होना चाहिए। पोलियो किससे होता है? तो पोलियो रोग एक वायरस जनित रोग है, एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो नामक विषाणु वायरस से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। और इस बीमारी से बच्चों का कोई भी एक अंग जिंदगी भर के लिए कमजोर, एक तरीके से लकवा हो जाता है। बीजेपी में फरवरी 2020 में कौन सी पार्टी का विलय हुआ? तो फेब 2020 में भाजपा में जो विलय हुआ है वो झाविमो यानी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसका मर्ज हुआ है। अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था खोलने का जो राइट है वो आर्टिकल 30 में वर्णित है। 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म हो या फिर भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार रहेगा। गंगा का उद्गम किस नदी से होता है? तो गंगा की जो प्रधान शाखा है वो भागीरथी है, तो भागीरथी से उसका उद्गम हो जाएगा। प्रधान शाखा कौन सी? भागीरथी, जो कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, वहीं से गंगा का उद्गम होता है भागीरथी से। अगला सवाल देखिए, सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम में ए का क्या मतलब है? तो SUTRA, तो इसमें ए का पूछा है क्या मतलब है? तो ऑगमेंटेशन हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म में बताऊं तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। और सूत्रा पिक की फुल फॉर्म साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर इंडिजिनस काउज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया जो स्वदेशी गाय हैं उन पर शोध करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोग्राम सूत्रा पिक, तो स्वदेशी गायों पर शोध करने के लिए इस प्रोग्राम को फेब 2020 में लॉन्च किया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भारत का कुल
क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। नील दर्पण किसकी रचना है? तो दीन बंधु मित्र की रचना हो जाएगी नील दर्पण, और ये एक बंगाली नाटक है नील दर्पण, जो कि दीन बंधु मित्रा के द्वारा रचित है। 1858-59 में ये इनकी रचना है। गोवा का प्रसिद्ध मादक पेय पदार्थ है, रिपीटेड सवाल है, ये भी फेनी हो जाएगा। गोवा का प्रसिद्ध जो काजू से बनता है तो काजू फेनी भी कहते हैं, ये गोवा का प्रसिद्ध है मादक पेय पदार्थ है, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 6 नवंबर थर्ड शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू करते हैं। प्यार का पौधा अभियान शुरू किया जो हाल ही में फेब 2020 को किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो बिहार के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया है प्यार का पौधा, मतलब गिफ्ट के रूप में आपको क्या देना है? पौधा देना। इस अभियान का उद्देश्य पेड़ लगाने को बढ़ावा देना है, जहां पर यदि आप किसी करीबी को उपहार देते तो पौधा दीजिए, क्योंकि ये वर्षों तक जीवित रहेगा आपका गिफ्ट। मलेरिया उपचार के लिए किस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया उपचार के लिए जो मुख्य मेडिसिन की बात करूं तो क्लोरोक्विन है और कुनैन हो जाएगी। तो कुनैन और क्लोरोक्विन इनका उपयोग होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। हाइड्रोजन के आपको आइसोटॉप सम स्थानिक पूछा है तो 3 आइसोटॉप हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, इस टाइप से आप कह सकते हो 1H1, 1H2, 1H3। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो ये कार्यपालिका से। न्यायपालिका का पृथक्करण है उनकी शक्तियों का, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के समय में कौन गवर्नर जनरल था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कौन थे? मिंटो थे 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट का। यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। मैं बात करूं 1919 वाला जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे 1916 से 1921 तक। किस ग्रह के कोई चंद्रमा नहीं है? 2 ग्रह है जिनके कोई भी चंद्रमा नहीं है, एक मरकरी एक विनस है, यानी बुध और शुक्र ग्रह, इनके कोई भी चंद्रमा मून नहीं है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के ऑथर कौन है? राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है उनके लेखक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उड़ीसा, कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो बिहार के साथ टोटल 3 राज्यों की बाउंड्री टच होती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और एक देश नेपाल की नॉर्थ साइड में। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा राज्य में, क्लाउडेड नेशनल पार्क। डीआरडीओ ने प्रनंस नाम से क्या विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने जो प्रनाश है उनके नाम से एक मिसाइल डेवलप कर रहा है, सतह से सतह तक मार करने में सक्षम प्रनाश जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। तो इस प्रनाश मिसाइल की जो टोटल में बात करूं ऑपरेशन रेंज की वो 200 किलोमीटर तक निशाना साधा जा सकता है प्रनाश से। अगला सवाल देखिए, कंडांगी साड़ी को जो हाल ही में जीआई टैग मिला वो किस राज्य की है? तो कंडांगी साड़ी की बात करूं तो तमिलनाडु। अब की बार फेजेट एग्जाम में जीआई टैग से 2 सवाल बने हैं, दोनों ही तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट जिनको हाल ही में जीआई टैग मिले हैं, जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, तो ये तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट, एक तो है डिंडीगुल लॉक जो ताला होता है, डिंडीगुल लॉक जो तमिलनाडु से है, एक है कंडांगी साड़ी। दोनों ही प्रोडक्ट को जो जीआई टैग मिला ये तमिलनाडु से संबंधित है। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? तो सभी कालिदास की रचनाएं जहाँ से अक्सर सवाल आते रहते हैं। तो कालिदास कृत जो रचनाएं है उसमें 3 तो नाटक हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक में, फिर मैं बात करूं विक्रम ओशियम है, और माल विकाग्नि मित्रम, 3 नाटक हो गए। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो ये टोटल आपके रचनाएं आप कह सकते हो 3 और 2, 5 और 7 इंपोर्टेंट रचनाएं जो कालिदास के द्वारा रचित हैं। अगला सवाल देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी 1799 में क्या थी? तो 1799 के बाद इनकी जो राजधानी रही है रणजीत सिंह जी की वो लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह, इन्हें शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। तो शेर ए पंजाब रणजीत सिंह जी, जिनकी राजधानी 1799 के बाद लाहौर थी, ये पंजाब के सिख शासक थे, और इन्होंने 12 अप्रैल 1801 को रणजीत ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। तो रणजीत के आगे जो महाराजा वाली उपाधि है वो 1801 को इन्होंने ग्रहण की थी। इनका जो निधन 1839
1945 में हुआ था, वहीं पर उनका समाधि लाहौर में बनाई गई है, अभी भी स्थित है वहां पर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे दिया गया है? तो रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है 2019 वाला, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। फेब 2020 में कौन सा लॉ कमीशन लागू हुआ है? तो फरवरी 2020 में जो विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग लॉ कमीशन लागू हुआ है, वो 22वां लॉ कमीशन है। और लॉ कमीशन का जो टेन्योर रहता है, कार्यकाल रहता है, वो 3 वर्ष रहता है। इससे पहले 21वां जो लॉ आयोग था, लॉ कमीशन था, उसकी कार्य अवधि समाप्त हो गई थी 2018 में, लेकिन अब लगा है आपके 22वां जो लॉ कमीशन है, 18 के बाद 22वां अभी आपकी 2020 में, फरवरी 2020 में लागू किया गया है, जिसकी अवधि रहेगी 3 वर्ष की। मैं लॉ कमीशन की बात करूं तो प्रथम लॉ कमीशन जो स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम लॉ कमीशन स्थापित हुआ था, वो 1955 में हुआ था, 3 वर्ष की अवधि के साथ में। और ये तो हो गया स्वतंत्रता के बाद में। बाकी ओवरऑल बात करूं तो पहला लॉ कमीशन 1834 में ब्रिटिश काल के दौरान 1833 के चार्टन अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था 1834 में, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। और नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर लॉ कमीशन, तो ये हो गया जो कि कानूनी सुधारों हेतु कार्य करता है। एक था आपके एक्जिमा के संघ से संबंधित बीमारी है। एक्जिमा है स्किन की, त्वचा की है, त्वचा लाल और इची यानी खुजलीदार हो जाती है। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखते हैं 9 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो सवाल हैं, जो आपके इंटरमीडिएट 12th लेवल का एग्जाम हुआ था। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। एक सवाल यहाँ से ये भी बनता है, इनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों बुलाई जाती है? कोई भी बिल एक सदन में, जैसे कि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में अटक गया, 6 माह तक पड़ा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उस केस में राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है इनकी संयुक्त बैठक। मिश्मी पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मिश्मी हिल्स की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। एक सवाल था, भारत सरकार का $5 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा जीडीपी का जो $5 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है, वो कंप्लीट करना है 2024 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2020 के तहत टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन का लक्ष्य कब तक? टीबी को भारत से इरेडिकेट, उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 ट्रिलियन जीडीपी का 2024 तक, और टीबी का जो इरेडिकेट करने का, पूरी तरफ से खत्म करने का जो टारगेट रखा गया है, कैंपेन का नाम टीबी हारेगा देश जीतेगा के तहत, तो ये यूनियन बजट 2020 में घोषणा की गई। 2025 तक भारत से टीबी को पूर्ण रूप से खत्म करने का टारगेट रखा गया है। वर्ल्ड वाइड बात करूं तो WHO ने टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य जो इरेडिकेट करने का रखा है, वो 2030 तक रखा है। भारत 5 वर्ष पहले ही कर देगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी बात हो रही है HSRA की, इनकी स्थापना कहाँ से हुई है? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। पहले इस एसोसिएशन का नाम था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 1928 में ये भगत सिंह के प्रभाव के कारण इस एसोसिएशन का नाम बदलकर कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HRA से HSRA नाम चेंज हुआ है 1928 में, या फिर कह सकते हो इसकी स्थापना HSRA की 1928 में हुई है। कहाँ पर? दिल्ली में हुई है, फिरोज शाह कोटला में। इससे पहले जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एक भारत का क्रांतिकारी संगठन था, जो स्थापना उसकी हुई थी 1924 में, पूर्वी बंगाल में की थी। किन्होंने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली के द्वारा स्थापित है HRA। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, यहाँ पर रेडिएशन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडिएशन का मापन किया जाता है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। और ये मापन की जो SI यूनिट है उसकी वो है ग्रे, या फिर इसकी एक SI यूनिट रेड भी है, तो रेड यूनिट है, SI यूनिट हो जाएगी ग्रे। तो ये है रेडिएशन का मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है गीगर मूलर काउंटर। किस योजना का उद्देश्य किसानों को देश भर में सिंचाई के काम के लिए जाने वाले सभी जो
बिजली और डीजल के पंप हैं उनको सोलर ऊर्जा से चलाया जा सके। तो सभी जो पंप हैं बिजली के हो चाहे डीजल के हो, उनको सोलर ऊर्जा से चलाकर सिंचाई की जा सके। इस हेतु जो किसानों के लिए एक योजना का लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आपको पूछा है तो वो योजना हो जाएगी कुसुम योजना है। किसानों के लिए योजना है जिसमें सोलर ऊर्जा को महत्व दिया गया है और इसके तहत इस योजना का जो टारगेट रखा गया है वो 2022 तक देश भर में 3 करोड़ सिंचाई पंप को बिजली या फिर डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने का टारगेट रखा गया है। तो स्पेशल किसानों को फोकस करते हुए कुसुम योजना लॉन्च की गई है, जिसमें कुल लागत का 10% ही किसान खर्च करेगा, बाकी सभी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर द स्टोरी ऑफ मनु पुस्तक के ऑथर कौन है, तो वो है अलासानी पैदाना है। स्टोरी ऑफ मनु बुक्स के ऑथर है अलासानी पैदाना। मुगल कालीन पोलाज शब्द किससे संबंधित है? पोलाज शब्द है ये एनुअली कल्टिवेटेड लैंड यानी वार्षिक खेती योग्य भूमि है, उससे मुगल काल के दौरान पोलाज बोला जाता था। मुगल काल के दौरान यहाँ पर भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें एक श्रेणी पोलाज भी थी, बाकी पार्टी और चच्चर बंजार जो भूमि है, जिसमें से पोलाज का मतलब है वार्षिक खेती योग्य भूमि। अगला सवाल देखिए यहाँ पर अजिकल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो अजिकल बंदरगाह है ये कनूर जिला केरला में है, तो केरल राज्य में स्थित है अजिकल पोर्ट। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हो जाएगा वीनस। अब इनका मैं बात करूं यहाँ पर वीनस ग्रह का क्या टेम्परेचर है, तो ये 450 प्लस है, 464 डिग्री सेंटीग्रेड वीनस का है। सेकेंड जो हॉट है वो मरकरी है 167 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पृथ्वी के टेम्परेचर की बात करूं तो इसका है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कोल्डेस्ट है नेपच्यून 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्लूटो को भी शामिल कर ले तो 225, ये माइनस में दोनों ही सबसे कोल्ड हो जाएंगे। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल हो जाएगी, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, कैन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा है। यमुना गंगा की सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना खुद किसकी सहायक है? गंगा की। अरविंद कृष्णा किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? तो अरविंद कृष्ण की बात करूं तो ये है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। तो इनके IBM के कौन है? CEO है अरविंद कृष्णा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर प्रथम सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो है असम राइफल है, जो कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में एस्टेब्लिश हुई थी। और BSF उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद की बात करूं तो ये हो जाएगी 1965 में स्थापित BSF प्रथम है स्वतंत्रता के बाद। उससे पहले जो सबसे ओल्डेस्ट है वो असम राइफल है। और CISF की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई है 1969 में, BSF की 1965 में। अब देख लेते हैं 9 नवंबर सेकेंड शिफ्ट जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था उसमें जो जीके के सवाल पूछे गए उनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। तो पहला सवाल देखिए 9 नवंबर का, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई है? 5 अगस्त 1954 को ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रविंद्र भवन दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ललित कला एकेडमी का जो उद्देश्य रहता है वो मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला है, इस प्रकार की ललित कलाओं के क्षेत्र को बढ़ावा देना। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के बीच कौन सा वेंटिलेटर तैयार किया जो हजारों लोगों की जान बचाने में उपयोगी है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा एक सस्ता सा वेंटिलेटर तैयार किया गया है, लगभग 10,000 की कॉस्ट आएगी उसकी। तो जीवन नामक वेंटिलेटर भारतीय रेलवे ने तैयार किया है, जो कि कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना ने इसको डेवलप किया है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया यदि वो अपने पद का संविधान के तहत दुरुपयोग करता है तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है प्रतिवर्ष टोटल 24 भाषाओं में मिलते हैं। आप कहेंगे 22 भाषाएं तो हमको मिल जाएगी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अतिरिक्त 2 भाषाएं कौन सी, जहाँ सवाल आते हैं तो उसमें एक राजस्थानी एक अंग्रेजी भाषा है। तो टोटल यहाँ पर 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार कब दिए गए? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं 1954 में दिए गए हैं। और पहले वाले 2019 वाले जो गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो किसको दिए गए हैं? तो 2019 में देखिए 24 भाषाओं मिलते हैं, सभी भाषाओं वाले को दिया जाता है लेखक को। तो 2019 में इंग्लिश में मिला है नायरा ऑफ डार्कनेस, जो इनकी रचना थी शशि थरूर को दिया गया है। हिंदी भाषा में 2019 में नंद किशोर आचार्य उनकी रचना है छीलते हुए अपने को। तो इस
कविता हेतु नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019, इंग्लिश में एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर को दिया गया है। 2019 में असमिया भाषा में जय श्री गोस्वामी महंत का उपन्यास चाणक्य हेतु इन्हें असमिया भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता, तो नोवाक जोकोविच करेक्ट हो जाएगा, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच करेक्ट है। वुमेन सिंगल की यूनाइटेड स्टेट की खिलाड़ी सोफिया केनिन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, तो मैं पीछे बता भी चुका हूं कब पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित हुआ था। 14 मार्च 1878 को लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पारित हुआ और रिपर ने इसको निरस्त किया। महात्मा गांधी के गुरु, यानी बात हो रही है गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, उन्होंने 1905 में किसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो महात्मा गांधी के गुरु रहे थे। हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इन्होंने एक ऑपरेशन के माध्यम से आवश्यक दवाइयां तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री किस अभियान के तहत मालदीव पहुंचाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा है। तो भारतीय वायुसेना ने जो ये सहायता दी है मेडिकल की मालदीव को, वो ऑपरेशन संजीवनी के तहत दी है। अप्रैल 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स का सवाल है। ऑपरेशन संजीवनी भारत ने किस देश को सहायता दी है? मालदीव को कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर एक मेडिकल सहायता मुहैया कराई है। राधा कृष्ण माथुर किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल हैं? तो वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं कौन? राधा कृष्ण माथुर, वो प्रथम उपराज्यपाल रहे हैं लद्दाख के। तो लद्दाख के वर्तमान और प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे, जो 31 अक्टूबर 2019 से कंटिन्यू है। कौन सी प्रायद्वीप नदी नहीं है? नहीं का पूछा है तो मैं बता देता हूँ कौन सी फेमस प्रायद्वीपीय नदियां हैं। उसमें कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी हो जाएगी गोदावरी। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। प्रायद्वीपीय का मतलब वह नदियां जो छोटी पहाड़ी या पठारों से होती हैं, हिमालय से नहीं होती, पहाड़ी पठारों से होती हैं, छोटी पहाड़ियों से, वो प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें ये सभी इंपॉर्टेंट फेमस प्रायद्वीपीय नदियां हो जाएगी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ राज्य से। रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती 851 किलोमीटर लंबी ये नदी है महानदी। कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में है? तो ये दर्रा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें बात करूं शिपकीला है, रोहतांग दर्रा है। ये ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से रोहतांग करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अन्य जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसमें मैं बात करूं बनिहाल दर्रे की, तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। बोमडिल्ला दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को ले, तो ये जम्मू कश्मीर में है दोनों ही, बनिहाल और जोजिला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा भंग होने पर लोकसभा स्पीकर तुरंत इस्तीफा नहीं दे सकते, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, उस केस में तुरंत लोकसभा स्पीकर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ये किस आर्टिकल में वर्णित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पीएच वैल्यू पूछा है, तो पीएच वैल्यू की जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक है, जिसमें यदि पीएच वैल्यू है स्केल में 7 आ जाती है तो वो उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से कम आ जाती है पीएच वैल्यू तो वो आपके हो जाएगा अम्लीय। 7 से ज्यादा आ जाती है पीएच वैल्यू तो वो हो जाएगा बेस यानी क्षारीय। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य बने हैं तो वह रंजन गोगोई, जो कि सीजीआई रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। 2020 में राज्यसभा के सदस्य बने हैं रंजन गोगोई। E बराबर mc स्क्वायर यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध वाला जो फॉर्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोरबा वाला प्लांट है सुपर थर्मल, ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट है अधिकांश, यहाँ पर इनका पाचन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ पुस्तक के ऑथर।
ऑस्कर अवार्ड 2020 जो 92 एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं, 92 एकेडमी अवार्ड, इसे ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है एकेडमी अवार्ड को। तो 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का दिया गया है जोकिन फोनिक्स को दिया गया है। जोकर फिल्म ने इन्होंने रोल किया था। बेस्ट पिक्चर है पैरासाइट और बेस्ट एक्ट्रेस है रानी जेलवेगर जो जूडी मूवी है तो इन्होंने अभिनय किया है। तो बेस्ट पिक्चर कौन सी हो जाएगी? पैरासाइट। बेस्ट एक्टर है ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत वो है जोकिन फोनिक्स जो जोकर मूवी में हीरो थे। 1857 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो नाम मात्र के शासक थे, यानी उनकी जगह नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 में बहादुर शाह जफर जो नाम मात्र के थे, नेतृत्व उस समय कर रहे थे बख्त खान। 1857 की क्रांति हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह में भारतीय विद्रोही नेताओं के कमांडर इन चीफ थे बख्त खान। और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत कहाँ पर हुई? आगे सवाल भी आएगा। तो इनकी मौत हुई है 1862 में 87 वर्ष की एज में बर्मा की एक जेल रंगून जो अब यांगून कहा जाता है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी और उनकी दीर्घा 132 साल बाद 1994 को बनी है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट बीट? तो मैं ब्रेन की बात करूं स्पेशली यदि ब्रेन की, तो वो हार्ट बीट कंट्रोल करने का पार्ट हो जाएगा ब्रेन स्टेम का जो भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा, इसके द्वारा ब्रेन के ये ब्रेन का पार्ट है जिसके द्वारा हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है हृदय की। और मैं वैसे बात करूं हृदय ब्रेन की बात मस्तिष्क को हटा दूं, वैसे जो हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? एसएन नोड को बोलते हैं ना, सिनोट्रियल नोड है ये हृदय का पेस मेकर, यानी ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। अगला सवाल, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। किन्होंने की थी? महात्मा गांधी ने। 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। और इस संगठन का पहले नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ जो कि 13 सितंबर 1933 को इसका नाम चेंज हुआ हरिजन सेवक संघ। प्रथम अध्यक्ष थे इस संघ के घनश्याम दास बिड़ला। अगला सवाल देख लेते हैं जो 9 नवंबर 3rd शिफ्ट की ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल 2 जिले हैं लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में विष्णु अवतार भगवान राम को समर्पित मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है जम्मू कश्मीर में भगवान राम को समर्पित। क्रैब्स है या फिर हिंदी में बोलो तो केकड़ा किस फाइलम का है? तो फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा है केकड़ा का। 2018 में रचना मिल्कमैन हेतु किसे मैन बुकर प्राइज दिया गया है? तो मैन बुकर प्राइज जो 2018 में दिया गया अन्ना बर्न्स को दिया गया है। बीसीसीआई के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता 4 मार्च 2020 को कौन बने हैं? तो 4 मार्च 2020 को चीफ सिलेक्टर बने हैं बीसीसीआई में जो क्रिकेट टीम की, वो सुनील जोशी करेक्ट हो जाएगा। 2019 में दीपावली पर सबसे ज्यादा दिए जलाकर गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस शहर का नाम दर्ज हुआ है? तो ये अयोध्या में सरयू के तट पर 5,51,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है अयोध्या ने। बुकर पुरस्कार 2019 के विजेता आपको पूछ लिया है। तो बुकर पुरस्कार 2 जनों को संयुक्त रूप से दिया गया है 2019 में, जिसमें एक तो मार्गरेट एटवुड को, एक दिया गया है बर्नार्डिन एवरिस्टो को। तो मार्गरेट एटवुड को दिया गया उनकी रचना, ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में उनकी रचना से पूछा जा रहा है, द टेस्टमेंट हो जाएगी। गर्ल वुमेन अदर रचना किसकी? एवरिस्टो की है। तो इन दोनों को दिया गया है बुकर प्राइज 2019। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कहां पर मिला है? तो इनके जो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के जो प्रूफ साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा जो राजस्थान में ये पुरातात्विक स्थल है यहाँ से मिले हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई है? इससे पहले पूछा था उनकी तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इनकी मृत्यु में मैंने बताया था मृत्यु हुई थी बर्मा में। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में हुई थी बर्मा की रंगून की जेल में और दरगाह 1994 में बनी है। अमोनिया का आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा है तो NH3 हो जाएगा अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेनस हो जाएगा। शुक्र ग्रह है सबसे गर्म, जिसका जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री प्लस 464 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेकेंड गर्म ग्रह मरकरी 167, पृथ्वी का बता चुका हूँ ये सभी फैक्ट। और कोल्डेस्ट में नेपच्यून और प्लूटो माइनस में इनका टेम्परेचर है। अगला सवाल देखिए, चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पर है? चंदोली जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में है। मई 2004 में स्थापित चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र
आप कमेंट करके बताइए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने स्टूडेंट हैं अब तक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त की पत्ती किसके काल में लागू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की जो पद्धति है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू हुई थी। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में एक समझौता हुआ है। कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के मध्य हुआ। जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर, और यहाँ पर बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था 1793 में। अगला सवाल देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कैग हैं, सीएजी हैं, इनके वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? तो जो भी वार्षिक लेखा जोखा रखते हैं सीएजी, उनकी भी परीक्षा जांच की जाती है, वो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। और जो लोक लेखा समिति इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था 1921 में। इसमें वर्तमान में सदस्य हैं 22 और वर्तमान में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जीसी मुर्मू। अगला सवाल देखिए, लिया दिस्किन और ग्लोरिया एरिना जिन्हें 2020 के पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये किस देश के नागरिक हैं? तो दोनों ही, जो एरिना और दिस्किन को पद्मश्री अवार्ड मिला है, चौथा हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है भारत का नागरिक सम्मान, वो ब्राजील की ये दोनों नागरिक हैं, इनको दिया गया है। और जो 26 जनवरी 2020 के वक्त ये दिया गया था, और 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि भी कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान के किस पार्ट में है? अब देखिए, छोटी हड्डी तो पता है सभी को स्टेपिज, लेकिन कान के किस हिस्से में है? मिडल ईयर में है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था? तो डायरकी की बात हो रही है, द्वैध शासन किया था मोंटेग्यू ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी ये भी आंसर हो सकता है, या फिर किसके अधिनियम में ये डायरकी सिस्टम द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, उसके तहत तो मोंटेग्यू हो जाएंगे, उस समय स्थापित हुआ था। और मैं बात करूं यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट की, जो सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और द्वैध शासन का सिद्धांत, ये सिद्धांत की बात हो रही तो ये दिया था सबसे पहले लियोनेल कार्टिस ने दिया था। द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कब हुआ था? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। 1919 में स्टार्ट, 1935 में खत्म। अगला सवाल यहाँ पर, रेट हॉल खनन कहाँ पर होता है? तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर होता है रेट हॉल खनन। रेट हॉल खनन होता क्या है? तो भारत में आपको पता है अधिकांश जो खनिज है वो राष्ट्रीयकृत है, इनका खनन और शोधन सरकारी अनुमति के बाद ही संभव है। लेकिन बात करें उत्तर पूर्व राज्यों की, तो भारत के अधिकांश जो जनजातीय क्षेत्रों में है उत्तर पूर्व में, वहां पर खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत स्तर पर समुदायों को प्राप्त है, जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर अनुमति दी जाती है। और यहाँ पर राष्ट्रीयकृत नहीं है उत्तर पूर्व राज्य में, इसलिए इन्हें रेट हॉल खनन बोला जाता है। और मैं बात करूं जोवाई और चेरापूंजी की, जो मेघालय में आते हैं, तो यहाँ पर कोयले का खनन परिवार के सदस्यों के द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। तो परिवार का जहाँ पर जिनका खेत होता है, भूमि होती है, वही वहाँ पर उनका स्वामित्व होता है। जो खनिज वगैरह का तो सरकारी अनुमति की एक तरीके से जरूरत नहीं रहती है शोधन के लिए। तो ये जो परिवार के सदस्यों के द्वारा खनन किया जाता है उत्तर पूर्व राज्य में, उसे रेट हॉल खनन बोला जाता है। और मेघालय में इसके हेतु एक जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने मेघालय में 2014 में अवैज्ञानिक और असुरक्षित कोयले खदानों पर प्रतिबंध भी लगाया है। मेघालय की बात करूं तो यहाँ पर कोयला, लोहा, इसका चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल भंडार मौजूद हैं। अगला सवाल देखिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर है? महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, सितंबर 2019 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं जो कि स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पर है, जो भारत और अन्य किस देश के साथ जो आपदा प्रबंधन पर एक समझौता हुआ है सितंबर 2019 में? तो वो हुआ है मंगोलिया और भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के मध्य। और ये आपदा जोखिम में बात करूं, ये तो भारत और मंगोलिया का हो गया, इनके मध्य हुआ था ये समझौता 2019 में। और आपदा जोखिम अपचयन पर जो तीसरी भारत जापान कार्यशाला है वो 18 मार्च 2019 को दिल्ली में आयोजित हुई है। तो ये भारत जापान के अलग कार्यशाला है और ये एमओयू पर मंगोलिया और इंडिया के मध्य हुआ हस्ताक्षर।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्रथम इंडियन जो विन किया है मिस डीफ वर्ल्ड पेजेंट, तो वो है विदिशा बालिया है, उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। और ये जो मिस डीफ वर्ल्ड 2019 वाला पेजेंट हेल्ड कहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, जहाँ पर भारतीय महिला ने, विदिशा बालिया ने इसको विन किया है। जो प्रथम भारतीय महिला है ये इसका करने वाली, इसको विन करने वाली मिस डीफ वर्ल्ड पेजेंट को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अब देखते कंटिन्यू करते हैं 10 नवंबर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आपके प्रथम पारी का सवाल देखिए, कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। इस साइड से स्टार्ट होती है पश्चिम से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, तो ऐसे वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा होते हुए मिजोरम पर। तो ये एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और जो कर्क रेखा की बात करूं तो ये उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। इन 8 राज्यों से गुजरती है। आपको पूछा कौन से नहीं गुजरती है, तो असम में हो जाएगा, इसमें से नहीं है सम्मिलित। और इसी रेखा के जब एकदम सूर्य ऊपर आ जाता है, कर्क रेखा के एकदम ऊपर लंबवत आ जाता है, उस केस में सबसे लंबा तो दिन हो जाएगा जो 21 जून को पड़ता है, सबसे लंबा दिन, और रात सबसे छोटी। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है, हाजी अली दरगाह है मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित है। तो मुंबई में स्थित है, एक छोटे से टापू पर स्थित है, वहां पर मुंबई के वर्ली तट पर। और इसे पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में 1431 में बनाया गया था। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है वो BS येदियुरप्पा है। 26 जुलाई 2019 से अब तक प्रेजेंट है। पार्टी इनकी बीजेपी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। मार्च लोक नृत्य किस राज्य का है, तो मार्च है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का, तो MP का हो जाएगा मार्च लोक नृत्य। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 में विजेता कौन रही है, तो हम्पी कोनेरू जो कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की विजेता हम्पी कोनेरू। और मैं बात करूं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, ये वुमेन्स की हो गई। मेंस की बात करूं तो मेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 के विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ये तो एक शतरंज से इंपॉर्टेंट अन्य जो करंट अफेयर सवाल बनते हैं उसमें एक वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 का भी बनता है, क्योंकि इनके विजेता भी भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। कौन है, रमेश बाबू हैं, जो मुंबई में आयोजित हुई थी यूथ चेस चैंपियनशिप 2019, रमेश बाबू विजेता। और फीमेल के केस में वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड वाले में हम्पी कोनेरू हो जाएगा। और बाकी मैं बात करूं वर्ल्ड की जो चैंपियनशिप हुई है विश्व चेस चैंपियनशिप 2018 के विजेता मैग्नस कार्लसन। धनपत राय श्रीवास्तव नाम किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का है नाम धनपत राव श्रीवास्तव। इनका जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी यूपी में। अगला सवाल देखिए, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड ऑफ इंडिया लैटिट्यूड, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का उसका अक्षांश पूछा है। तो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा, कैप कॉमरिन है। मेनलैंड की बात हो रही है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कॉमरिन तमिलनाडु में है। इसका लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री है। ओवरऑल ये आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो। और मैं बात करूं यहाँ पर, ये तो मेनलैंड, ओवरऑल जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका ये लैटिट्यूड जो टोटल कोऑर्डिनेट है 6.74 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। और पश्चिम का जो सबसे बिंदु हो जाएगा वो सर क्रिक है जो कच्छ गुजरात में है। नॉर्थ की बात करूं तो इंदिरा कॉल ईस्ट है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का है वो डोंग विलेज में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसके कोऑर्डिनेट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था, तो जब आज़ाद हो गया था बांग्लादेश, उस समय जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय उस युद्ध के बाद हुआ है शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ है बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 के बाद में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, मध्यकालीन चौगान खेल का वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान ये पोलो से मिलता जुलता है। और इसी खेल को खेलने के दौरान गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरने से। तो किन की मृत्यु पोलो खेल खेलने के दौरान या फिर चौगान खेल के दौरान घोड़े से गिरने से हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है। तो चौगान पुराने समय में राजा महाराजाओं का एक खेल हुआ करता था, अभी इनका नाम है पोलो। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 के तहत चेंज एजेंट ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो पहला या फिर दूसरा सवाल था जिसमें पूछा गया था, उसमें अवार्ड जो ये टाइम्स ऑफ स्पोर्ट अवार्ड में ये पूछा गया था आपकी
कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर का, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन था। तो यहाँ पर मैं सभी बता देता हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड दिए गए 2019 में, तो इससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो सभी अपन कवर कर लेते हैं। चेंज एजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो उड़ीसा को, उड़ीसा राज्य को चेंज एजेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जो टोयोटा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड के तहत 2019 में, ये चौथा एडिशन है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड का, मार्च 2020 में दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है पीवी सिंधु को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसके तहत दिया गया है रोहित शर्मा को। टीम ऑफ द ईयर इंडियन मेंस हॉकी टीम्स है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड ने टीम्स ऑफ द ईयर इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया है। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा को। इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल को। मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद को। कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट पीवी सिंधु को। यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह को। फिर मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करूं तो टाइम्स स्पोर्ट अवार्ड में बाईचुंग भूटिया को दिया गया आइकन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह को। सिल्वर का आपको पूछा है क्या सिंबल क्या है, रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सिल्वर का अर्जेंटम लैटिन नाम Ag इसका सिंबल हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 47। पैक्स इंडिका पुस्तक के ऑथर कौन है, तो शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है पैक्स इंडिका। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, मोहन सिंह ने किया था, और ये किया था 1942 में टोक्यो जापान में। भारतीय राष्ट्र बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। सबसे पहले दिमाग में आया था मोहन सिंह के, उसके बाद राष्ट्र बिहारी बोस ने सम्मेलन बुलाया। तो कह सकते हो मोहन सिंह, राष्ट्र बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। फिर इनके बाद में इन्होंने ये आजाद हिंद फौज की कमान को किसको दे दिया, कमान दे दी 1943 में सुभाष चंद्र बोस को। जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को सौंप दी थी इन्होंने। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट हेनरी। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 600 मीटर है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई। और पूर्वी घाट का सबसे उच्च शिखर कौन सा है, जिंदगड़ा चोटी है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी हाइट है समुद्र तल से 1690 मीटर। सेकंड है पूर्वी घाट का अरमाकोंडा 1680 मीटर। कौन सी कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन अमुक्त माल्याद था जो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखित पुस्तक है। कालिदास के द्वारा लिखित रचनाएं अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, और 2 महाकाव्य हैं जहां पर रघुवंशम, कुमार संभवम, 2 खंड काव्य, मेघदूतम, ऋतुसंहार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR 2019 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य का है, तो अधिकतम वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जहां पर वन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सेकंड, फिर छत्तीसगढ़, इस प्रकार ये क्रम है। ये तो हो गया टोटल ओवरऑल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। में बात करूं राज्य के क्षेत्रफल और वन क्षेत्रफल, इन दोनों को कंपेयर करते हुए वन क्षेत्रफल परसेंटेज में जो निकालेंगे अपन, राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा कवर हो रहा है वन क्षेत्रफल। जैसे कि राज्य का क्षेत्रफल 100 है तो उसमें 85% वन है मिजोरम की, तो वो सबसे ज्यादा मिजोरम के हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के, यूटी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल हो जाएंगे। लक्षद्वीप का कवर हो रहा है अपने क्षेत्रफल से 90.33% वन है। भारतीय कुल क्षेत्रफल में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन है 21.67%। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो कर्नाटक राज्य की हुई है पिछली रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में वृद्धि कर्नाटक की, सेकंड आंध्र प्रदेश की। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में ओडिशा था, तेलंगाना नहीं था। कोया जनजाति तेलंगाना की है, तो दोनों राज्यों का है, तेलंगाना और ओडिशा जो भी था। बोक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है बोक्सा टाइगर रिजर्व। निमहांस इंस्टीट्यूट में दूसरे एन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो जाएगा तंत्रिका, एन न्यूरो हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये हो जाएगी इसकी निमहांस की फुल फॉर्म। जो राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, कहां पर है ये संस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक में, स्थापना 1974 में हुई थी इसकी। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह कौन से नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, तो एडमिरल करमवीर सिंह की बात करूं तो 24वें नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, एयर स्टाफ के, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है 28वें नंबर के वर्तमान में MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। और 26वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो वर्तमान में राकेश कुमार सिंह भदौरिया है 26वें वर्तमान में। थल सेना के जो अध्यक्ष जो प्रमुख है वो है 28वें, और नौसेना के प्रमुख है 24वें।
अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग, बॉक्सर है, इंडियन बॉक्सर है अमित पंघाल। 1930 से 32 के मध्य जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं कितने हुए हैं? तो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई है 1930 से 32 तक। और ये 3 आप देख सकते हो, प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1930 में, फिर सेकेंड हुआ था 1931 में सितंबर, और तीसरा हुआ है नवंबर दिसंबर 1932 को। टोलुइन में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? टोलुइन इस टाइप से फेनिल के ऊपर जोड़ देंगे अपन मैथिल समूह, तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से बेंजीन की संरचना है। तो इसमें आप कह सकते हो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 और यहाँ पर एक हो जाएगा आपके 6, और फिर ये नहीं 5 और 3 यहाँ पर कुछ नहीं, 4 बॉन्ड हो गए ना, ये डबल है, और 3 और 4 यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, 5 और 3 8 हो गए टोटल। टोलुइन में कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कार्बन कितने हो जाएंगे? कार्बन आपके ये 7 हो जाएंगे, ये आप कह सकते हो 6 और 1 7, तो C7H8 हो जाएगा टोलुइन में टोटल हाइड्रोजन और कार्बन। किस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है? तो बीजेपी की सरकार किस राज्य में है? टोटल ये जो राज्य हैं इसमें बीजेपी की सरकार है अरुणाचल प्रदेश में है, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर में, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पंजाब में नहीं है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो ये सभी बीजेपी राज्य की, यहाँ पर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब देख लेते हैं 10 नवंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो सवाल ये है कि नौखाई उत्सव जो फसल कटाई पर मनाया जाता है ये किस राज्य का त्योहार है? तो नौखाई उत्सव फसल कटाई का हार्वेस्टिंग के बाद में होता है, तो ये वेस्टर्न ओडिशा राज्य का एक उत्सव हो जाएगा नौखाई, जो कि अगस्त सितंबर मंथ में मनाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गन आइलैंड पुस्तक के ऑथर कौन है? गन आइलैंड पुस्तक जो नोवेल है उसके ऑथर अमिताभ घोष है। कौन है? अमिताभ घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर वधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? वधावन बंदरगाह है महाराष्ट्र में, जो कि दहानू के पास वधावन बंदरगाह स्थापित करने का यहाँ पर एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई इस बंदरगाह को। और ये बंदरगाह एक तरीके से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, यानी जो इसकी भूमि रहेगी वो तो सरकार का कोई भी बॉडी है उसके कंट्रोल में रहेगी और निजी हाथों में उसको दे देंगे, नहीं निजी कंपनी उसको ऑपरेट करेगी पूरे बंदरगाह को। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अन्य इंपोर्टेंट पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे नाहवा शेवा पोर्ट बोला जाता था पहले, ये नवी मुंबई में है। कांडला पोर्ट गुजरात में, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, मरमुगांव पोर्ट गोवा में है, एनोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्रा में, तूतीकोरिन पोर्ट है ये तमिलनाडु में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पारादीप है ओडिशा में। ये सभी इंपोर्टेंट पोर्ट है जहां से अक्सर सवाल आते हैं। आपके वधावन पूछा है, महाराष्ट्र में बन रहा है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर स्थित है? जैतपुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। वहां का एक गांव है मदमन, वहां पर ये जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना है। और इसके तहत 9900 मेगावाट का क्षमता का एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है जो NPCI के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, कैलंगुट बीच कहाँ पर? कैलंगुट बीच है गोवा में स्थित है, जो वहां पर एक बागा बीच भी है गोवा में, उसके पास में स्थित है कैलंगुट। गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गुरुद्वारा संत घाट, जो कि सुल्तानपुर लोधी पंजाब में है। वहां पर उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक को बात करूं बुद्ध को, भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ कहा जाता था इन्हें, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला बोध गया बिहार में। गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है सुल्तानपुर लोधी जो पंजाब में है, गुरुद्वारा संत घाट के समीप हुई थी। और गुरु नानक की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, ये सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी, आदि गुरु, ये प्रथम गुरु। तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान, तलवंडी नाम की जगह है। और इसका बाद में नाम पड़ गया, जैसे ही जन्म हो गया गुरुदेव जी का, नानक देव जी का, तो वहां पर नाम पड़ गया ननकाना साहिब है वहां पर पाकिस्तान में, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और इनका जो स्मारक समाधि है करतारपुर पाकिस्तान में इनकी जो समाधि है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये सिद्धार्थ बुद्ध की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। एक सवाल था आपके, महाविषु संक्रांति त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा का एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर डे के रूप में मनाते हैं ओडिशा राज्य में। आवर्त सारणी में हैलोजन ग्रुप में कौन सा तत्व नहीं है? तो हैलोजन ग्रुप जो आवर्त सारणी का 17वां ग्रुप है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है, ये हैलोजन है। इससे पहले 16वां ग्रुप कौन सा है? ये है आपकी
कैल्कोजन। ओके, ये ऑक्सीजन परिवार का ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये सभी हो जाएंगे 16वां ग्रुप का, जिसे बोला जाता है कैल्कोजन। और हेलोजन बोला जाता है 17वें को। इससे पहले 15वां ग्रुप जो नाइट्रोजन परिवार है उसको बोला जाता है निक्टोजन, जो कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटोमनी विस्मित कृत्रिम तत्व हैं, यूयूपी। अगला सवाल, कार्नोटाइट किसका और है? कार्नोटाइट की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला है यूरेनियम, इसमें हो जाएगा, यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से ठीक पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन 1947 में थे, 1943 से लेकर 47 तक। उनसे पहले की बात हो रही तो उनसे पहले जो 43 से 47 तक रहे हैं वो वेवल रहे हैं, लॉर्ड वेवल या फिर विकांट वेवल है 43 से 47 तक। उसके बाद में रहे हैं माउंटबेटन 1947 में। अगला सवाल देखिए, उम्मीद पहल किससे संबंधित है? तो उम्मीद जो योजना है वो नवजात शिशुओं से संबंधित एक आनुवांशिक बीमारी से निपटने के लिए योजना है। तो नवजात शिशुओं की जो आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक जो डिजीज है उनसे निपटने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। उम्मीद की फुल फॉर्म यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, और इस पहल को रोकथाम इलाज से बेहतर है इस अवधारणा के तहत तैयार किया गया है, जो सितंबर 2019 में लॉन्च हुई है। अगला सवाल, 16 महाजनपद थे पहले, उसमें वज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? तो वज्जी वैशाली में इनकी राजधानी, वर्ष वैशाली वज्जी, और वर्तमान बिहार का जिला है वैशाली, वहीं पर वज्जी की राजधानी थी। 16 महाजनपद टोटल थे, उसमें से 14 तो राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र में एक वज्जी एक मल था। वज्जी की राजधानी क्या हो गई? वैशाली। मल की राजधानी कुशीनगर, पावा। अन्य जो इंपोर्टेंट महाजनपद जहाँ की राजधानी से अक्सर सवाल आते हैं, मगध की राजधानी है गिरिव्रज, गांधार है ये, इनकी राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की है अस्त्र, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर है, रिपीट हो रहा बार बार सवाल, रानी रामपाल। रानी रामपाल कौन से खेल से हैं? भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता फिर रिपीट हो रहा है, तो इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में उनका उपाध्यक्ष। बैठक बुलाता कौन है? जब कोई भी बिल एक सदन में पारित, दूसरे में 6 माह तक कोई रेस्पॉन्स न मिले तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तमिलनाडु में डिंडीगुल के किस उत्पाद को अगस्त 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इससे पहले कंडांगी साड़ी का आया है, तो तमिलनाडु का एक प्रोडक्ट है डिंडीगुल, लॉक और साड़ी कंडांगी, इन दोनों को जीआई टैग मिला है 2019 में अगस्त में। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम कौन सा है? 1955 वाला। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है साउथ अंडमान आइलैंड में। तो अंडमान आइलैंड में, साउथ अंडमान इनका डिस्ट्रिक्ट है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की, जो अंडमान आइलैंड में है। निम्न में से किसे 2020 पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो नहीं के केस में आनंद महिंद्रा हो जाएगा। पद्म विभूषण टोटल 7 हस्तियों को मिला है, जो भारत का सेकेंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रथम भारत रत्न है। तो टोटल 7 नागरिकों को दिया गया है 2020 में पद्म विभूषण, उसमें आनंद महिंद्रा नहीं थे, तो 7 थे कौन, ये आप देख सकते हो। जॉर्ज फर्नांडिस से, अरुण जेटली, कनिरुद्ध जगन्नाथ, एमसी मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्र, सुषमा स्वराज है और स्वामी जी, इन 7 को दिया गया है। नाम जरूर याद रखना, आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर 100% सवाल आ सकता है। सिनोली पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, भागपत जिला उत्तर प्रदेश में सिनोली पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पर 125 कब्रें पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, 2005 में जिसकी खोज हुई थी। भारत का प्रथम ग्लास फ्लावर सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड के किस शहर में बनेगा? ऋषिकेश में बनेगा। ये प्रथम है भारत का ग्लास फ्लावर सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि राम झूला है ना, लक्ष्मण झूला, उसके बगल में ही बनेगा और गंगा के अक्रॉस। अगला सवाल देखिए, गोवा जिसका आंसर है जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? जुआरी नदी है गोवा की लार्जेस्ट नदी, गोवा में बहती है ये जुआरी नदी। अगला सवाल देखिए, खगानतक मिसाइल की माक क्षमता, इसके ऑपरेशन रेंज पूछिए तो 180 किलोमीटर है खगानतक जो मिसाइल है, और इसको यहाँ पर किस एग्जीबिशन में एक शो किया गया है, किस कंपनी ने विकसित किया? इंपोर्टेंट, तो ये एक स्वदेशी मिसाइल है खगानतक, और एक निजी फर्म है भारत की JSR डायनेमिक्स ने इसको विकसित किया है। डेफ एक्सो में इसको शो किया गया है। हवा से जमीन पर हमला कर सकती है, AI पर आधारित ये लक्ष्य को भेजती है। प्लूटो के कितने चंद्रमा है? तो चंद्रमा की बात करें तो प्लूटो के 5 चंद्रमा है। इससे पहले मैं बता चुका हूं कौन से 2 ग्रहों के चंद्रमा नहीं है, तो चंद्रमा मरकरी और वेनस का नहीं है।
और प्लूटो के 5 चंद्रमा, पृथ्वी का 1 है। सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि ग्रह के 82 हैं, जुपिटर के उसके बाद 79। धातु के किस गुण के कारण इसे चादर के रूप में फैलाया जा सकता है? उसका आघात वर्धनीयता गुण है, जिसके कारण उसे अपन चादर के रूप में फैला सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट शिफ्ट आपके 10 नवंबर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन से जो 25 सवाल। शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ये प्रथम धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था और ये 1893 में 11 सितंबर 1893 में यहाँ पर एक खतरनाक भाषण दिया था विवेकानंद ने। मार्च 2020 तक भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो मार्च 2020 तक की बात करें तो यहाँ से आपका जम्मू कश्मीर राज्य अलग हो गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी में। तो उस केस में राज्य टोटल हो गए 28 और यूटी भी 8 कैसे हो गए? क्योंकि दमन और दीव का विलय हो गया था 26 जनवरी 2020 को। तो इस केस में 8 यूटी है, 28 राज्य अभी करंट में। दादर नगर हवेली दमन दीव का यहाँ पर मर्ज हो गया है 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आए। इनकी राजधानी दोनों का जो मर्ज होने के बाद है वो हो गई है दमन। जम्मू कश्मीर और प्लस लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं। अब की बार 2020 7 अप्रैल में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था तो कोविड-19 के रिगार्डिंग यहाँ पे एक थीम रखी गई है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। और इससे पहले 2019 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 7 अप्रैल को, थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम पूछिए तो वुमन इन साइंस हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम, वुमन इन साइंस। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं भारत में? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसी दिन 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उसके बाद इन्हें 1930 में इस हेतु नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स का। वर्तमान में ओम बिरला कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष है? तो ये वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है? 70वीं है। इंडियन जो जनरल इलेक्शन 2019 हुए उसके बाद। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करती है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो प्रमुख हार्मोन है वो भोजन से आयोडीन का उपयोग करके 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, थायरोक्सिन है और ट्राईआयोडोथायरिन। अगला सवाल देखिए 2019-20 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता में कौन शामिल नहीं है? काफी टफ क्वेश्चन है क्योंकि 2019-20 में टोटल 46 शिक्षकों को, एजुकेटर को ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मिलता है। ये 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उनके तहत, और 2019 में दिया गया था 46 शिक्षकों को। अब की बार 2020 में ये दिया गया है 47 एजुकेटर को, जिसमें 50,000 एज ए रिवार्ड मनी दी जाती है। सती प्रथा राजा राममोहन राय के प्रयास से किस गवर्नर जनरल के काल में रोक लगाई थी? तो सती प्रथा जो खत्म की गई थी वो विलियम बेंटिंक ने की थी 1829 में। कब की थी? 1829 में विलियम बेंटिंक ने की थी। और मैं ओवरऑल राज्य की बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान में इस पर रोक लगाई गई थी 1822 में। बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब विंबलडन टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा? यानी कितनी बार रद्द करना पड़ा ये पूछा था, तो एक बार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है। तो उसके बाद अब की बार कोविड-19 के कारण ही एक बार रद्द करना पड़ा है 2020 में। विंबलडन जो कि टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है 1877 में स्थापित हुआ था। 2019 में विंबलडन के चैंपियन में मेन सिंगल के नोवाक जोकोविच रहे हैं, वुमेन सिंगल के सिमोना हालेप रही है। नोवाक जोकोविच की बात करूं तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये लंदन यूके में आयोजित होते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, जो कि 2020 में रद्द किया गया अब की बार। शीश महल किस राज्य में स्थित है? तो शीश महल आपको पंजाब में मिल जाएगा, राजस्थान में भी है, बाकी आगरा में भी है। तो राजस्थान में जो शीश महल है वो आमेर का किला है ना, वहीं पर जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण मान सिंह ने 1623 में कराया था। और यहाँ पर जो शीशे के महल, शीशे मंगाए गए, ग्लास मंगाई गई, महल में लगे हुए शीशे हैं वो बेल्जियम से आयात किए गए हैं। और इसके अलावा शीश महल पटियाला में स्थित। एक सवाल पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो पटियाला वाला शीश महल है उसका निर्माण किसने कराया है? तो शीश महल जो पैलेस ऑफ मिरर पटियाला पंजाब में है, ये बिल्ड किया गया है महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 171, कुमार मनीष अरविंद को किस भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड बात कर चुके हैं, 24 भाषा में दिया जाता है। मैथिली भाषा में 2019 में कुमार मनीष अरविंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना से किस राज्य की सीमा टच नहीं करती है? तेलंगाना से सीमा किसकी टच करती है? 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यरलुंग तशंगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, वहीं से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील में। और भारत में इसमें असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र कहते हैं, फिर बांग्लादेश में जाती है जैसे जमुना कहा जाता है वहां पर।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां जो हॉरिजेंटल रो है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आवर्त है, पीरियड बोला जाता है। और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसे बोलेंगे कॉलम, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है इसे समूह, ग्रुप बोला जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त है, 18 ग्रुप है। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी हो जाएगा हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी बोला जाता है। मुंबई से थाने के मध्य प्रथम ट्रेन जो 1853 में चली थी, किन के मध्य? मुंबई से थाने के मध्य कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। अगला सवाल देखिए, सतपुड़ा की रानी, तो सतपुड़ा की रानी है या फिर क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचमढ़ी को बोला जाता है, पंचमढ़ी को बोला जाता है, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पहाड़ी है सतपुड़ा की रानी, तो पंचमढ़ी को बोला जाता है। और मैं ओवरऑल बात करूं, क्वींस ऑफ हिल, पर्वतों की रानी मसूरी को बोलते हैं। और जो साउथ इंडिया में क्वींस ऑफ हिल स्टेशन ओटी को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो विधान परिषद की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, दोनों के केस में ही जो कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों का है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है वो राज्यसभा सदस्यों की तरह ही 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा सदस्यों का, उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल रहता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का रहता है, 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। और ये एक स्थायी सदन में भंग नहीं होता। मतलब क्या हुआ, कौन सदन में 1/3 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद है 6 राज्य में, पहले 7 में थी और जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है, तो 6 राज्य में हो गई। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। और ये जो विधान परिषद का गठन और विघटन है अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद की संरचना 171 में वर्णित है। सिंगल स्पेस फ्लाइट में सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, तो सिंगल स्पेस फ्लाइट यानी एक बार गई है और वापस आई है, सबसे ज्यादा दिन बिताए हैं, वो सिंगल स्पेस फ्लाइट हो जाएगी। तो वो महिला की बात करें तो सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला एक मिशन के तहत सिंगल स्पेस फ्लाइट में, उनका नाम है क्रिस्टियाना कोच है। तो क्रिस्टियाना कोच है, ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट वुमन के केस में। 328 दिन ये अंतरिक्ष में रही थी, 6 फरवरी 2020 को वापस लौटी है। इससे पहले रिकॉर्ड 288 दिन का था, पैगी विल्सन का था, जो कि तोड़ दिया है क्रिस्टियाना कोच ने। मैं ओवरऑल बात करूं, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय गुजारने वाली, ये तो एक स्पेस फ्लाइट से गई थी क्रिस्टियाना कोच, लेकिन ओवरऑल 5 स्पेस फ्लाइट से गए हैं, सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहे हैं, वो है गैनेडी पदाल का है, 878 दिन का रिकॉर्ड है। और मैं वुमन के केस में सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड किसका है? क्रिस्टियाना कोच का। ओवरऑल रिकॉर्ड किसका है? तो एक मैन है सिंगल स्पेस फ्लाइट में, उनका रिकॉर्ड 340 दिन का और क्रिस्टियाना कोच का 328 दिन का था। तो इनका ज्यादा है, वो है कौन है? स्कॉट कैली है, जिसका हाईएस्ट रिकॉर्ड। अगला सवाल देखिए, कनाडा के किस नागरिक को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो कनाडा के नागरिक श्री प्रेम वात्सा को दिया गया है, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि सवाल ये पूछा गया था उसमें कि डिस्किन और ग्लोरिया को कौन से देश की नागरिक है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2020 में? तो ग्लोरिया और डिस्किन ये दोनों ब्राजील की नागरिक हैं, इनको मिला है पद्मश्री। तो विदेशी के केस में ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। प्रेम वात्सा कनाडा के हैं पद्मश्री। और बाकी मैं बात करूँ यूके के नागरिक, तो बॉब ब्लैकमैन और श्री बैरी गैरिडनर को मिला है पद्मश्री 2020। पद्म विभूषण जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मॉरिशस के किस नागरिक को एक दिया गया है? तो श्री एनिरुद्ध जगन्नाथ जो GCS के, इनको मिला है पद्म विभूषण, जो विदेशी नागरिक है मॉरिशस के हैं। तो ये अनिरुद्ध को दिया गया है पद्म विभूषण, मॉरिशस के नागरिक। यूएसए के नागरिक जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, थर्ड वाला जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड थर्ड केस में, तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार पद्म भूषण है, दूसरा पद्म विभूषण, पहला भारत रत्न, 14 पद्मश्री। तो यूएसए में पद्म विभूषण दिया गया है वो जगदीश सेठ को दिया गया है। तो जगदीश सेठ किस देश के नागरिक हैं? यूएसए के हैं। और अब देख लेते हैं अगला सवाल, मराठा काल में प्रधानमंत्री पद का क्या नाम था? पेशवा था। उस समय प्रधानमंत्री पद को पेशवा बोलते थे मराठा काल में। और जो ग्राम का मुखिया है उसे पाटिल बोला जाता था, पटेल। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो CCRT की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1979 को हुई थी स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना की थी कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यानंद ने। अगले सवाल यहाँ पर कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब की थी इन्होंने? 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में। सिंगूर डैम किस नदी पर है? तो सिंगूर डैम की बात करूं तो ये है दोस्तों मंजीरा नदी, मंजीरा नदी पर है। मेडक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? तेलंगाना में है सिंगूर डैम।
अंतिम सवाल, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो सिंगूर डैम हो गया मंजीरा। हिडकल परियोजना है घटप्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है, जिसे लखमगोड़ा बांध भी बोला जाता है। राजा लखमगोड़ा बांध है, ये कहाँ पर है? हिडकल डैम कर्नाटक राज्य में है। तो हिडकल डैम है ये, इसे लखमगोड़ा बांध भी बोलते हैं और ये घटप्रभा नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार आपके एसएससी फेज 8 में पूछे गए टोटल यहाँ पर 9 शिफ्टों के अपन ने सभी सवाल 185 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एक ही वीडियो में कवर किया है। तो इस एफर्ट के लिए दोस्तों लाइक जरूर बनता है, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।